Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक बादशाह ने ऐलान किया कि जो शख्स झूठ बोलते हुए पकड़ा गया उसको 5 दिनार जुर्माना होगा। अब लोग एक दूसरे के सामने भी डरने लगे कि अगर झूठ बोलते हुए पकड़े गए तो जुर्माना न हो जाए। उधर बादशाह और वजीर भेस बदलकर शहर में घूमने लगे। जब थक गए तो आराम करने की गर्ज से एक ताजिर के पास ठहरे। उसने दोनों को चाय पिलाई। बादशाह ने ताजिर से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? ताजिर ने कहा कि 20 साल। तुम्हारे पास दौलत कितनी है? ताजिर ने जवाब दिया 70,000 दिनार। फिर बादशाह ने पूछा, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? ताजिर ने जवाब दिया कि सिर्फ एक बच्चा। अब वापस जब आए बादशाह तो आकर उन्होंने सरकारी दफ्तर में ताजिर के कवाइफ और जायदाद की पड़ताल की तो उसके बयान से मुख्तलिफ निकली। बादशाह ने ताजिर को दरबार में तलब किया और वही 3 सवालात दोहराए। ताजिर ने वही जवाब दिए। बादशाह ने वजीर से कहा कि इस पर 15 दिनार जुर्माना आयद कर दो और सरकारी खजाने में जमा करा दो, क्योंकि इसने 3 झूठ बोले हैं। सरकारी कागजात में इसकी उम्र 35 साल है। इसके पास 70,000 दिनार से ज़्यादा रकम है और इसके 5 लड़के हैं। ताजिर ने कहा कि बादशाह सलामत, ज़िंदगी के 20 साल ही नेकी और ईमानदारी से गुजरे और मैं इसी को अपनी उम्र समझता हूँ। ज़िंदगी में 70,000 दिनार मैंने एक मस्जिद की तामीर में खर्च किए, इसी को मैं अपनी कुल दौलत समझता हूँ। और 4 बच्चे नालायक और बदअखलाक हैं, एक ही बच्चा अच्छा है, उसी को मैं अपना बच्चा समझता हूँ। ये सुनकर बादशाह ने जुर्माने का हुक्म वापस ले लिया और ताजिर से कहा कि हम तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुए हैं। तो वक्त वही शुमार करने के लायक है जो नेक कामों में गुजर जाए, वही दौलत काबिल एतबार है जो राह खुदा में खर्च हो जाए, और औलाद वही है जिसकी आदत नेक हो। लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब कहते रहे कि किसी के दबाव में आकर एनआरओ नहीं मिलने वाला, कोई चक्कर नहीं है, एनआरओ नहीं दूंगा। फिर अपोजिशन जमातों ने एफएटीएफ बिल की मुखालफत शुरू कर दी और ये तक ना सोचा इन लोगों ने कि अगर मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला गया तो फिर नुकसान किसका होगा? इनके अपने मुल्क का होगा। पाकिस्तान कभी भी मुआशी एतबार से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन अपोजिशन को मुल्क से क्या लेना देना, अवाम से क्या लेना, अवामी मुफाद से क्या लेना देना, कोई गर्ज ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है, अपने जाती मुफाद बस, और कुछ नहीं इनकी तरजीहात में आता। बच्चा बच्चा बात जानता है, प्रैक्टिकली उन्होंने खुद साबित किया, मुकर के दिखाएं। इसीलिए नून लीग और जेयूआई ने हुकूमत के खिलाफ हर गैर आईनी इकदाम उठाया। इनकलाब जो है वो ठंडे मीठे मौसम का इंतजार कर रहा है और ये दुनिया की तारीख का पहला इनकलाब है जो मौसम के मुताबिक अपनी हिकमत अमली तय करेगा, वरना इनकलाब के रास्ते में कोई चीज रुकावट नहीं बनती। इनकलाब के रास्ते में ये पहला इनकलाब है जो ठंडे मीठे मौसम में आएगा ताकि इनकलाब को ठंड ना लगे। अच्छा, तो वैसे मेरी बात सुने सदीक, अगर इनकलाब ठंड से डर गया, इनकलाब मौसम से डर गया तो अच्छा इनकलाब है फिर ये, जिसको मौसम ने डरा दिया। देखिए हमारे यहाँ शादियों का तो हमने सुना था कि ठंडे मीठे मौसम में करनी है, बिस्तरे भी ज़्यादा ना लेने पड़े, गर्मी भी ज़्यादा ना हो, ठंड भी ज़्यादा ना हो, मेहमान आए चलो भुगत जाएं, ठंडे मीठे मौसम में शादी करेंगे। ये इनकलाब पहला है पाकिस्तान की तारीख में जो ठंडे मीठे मौसम का इंतज़ार कर रहा है और ये अपने आप को मसरूफ रखने के लिए, फेस सेविंग के लिए, अपनी खिफत मिटाने के लिए और ये ताकत देने के लिए अभी भी जिंदा है। ये इनकलाब की बात करें, ठंड की बात करें, हमारे अक्सर कहा जाता है, मर्द हजरात तो बड़ी तनकीद करते हैं खवातीन के फैशन पे, आप लोग भी शायद करते होंगे कि जी खवातीन को ठंड नहीं लगती, खवातीन तो सर्दियों में भी हाफ स्लीव बाजू पहन के बड़ा फैशन करके आ जाती है, ठंड नहीं लग रही, मर्द हजरात ने कोट वगैरह पहनना होता है। तो इस इनकलाब से तो हिम्मत खवातीन में है कि वो सर्दियों की शादियाँ अटेंड कर लेती, इनको ठंड नहीं लगती। ये देखिए, अगर आप कमिटेड हो जिस तरह यानी खवातीन फैशन के साथ कमिटेड होती हैं। असल में देखिए ये कभी भी आवाम को नहीं ला सके, यानी ऐसा आदमी जो परेशान है, जो महंगाई से बेरोजगारी से परेशान है, उसको ये नहीं निकाल सके, क्योंकि एक तो ट्रस्ट नहीं था लोगों को और ये था कि देखिए आप पहले भी डील करके बाहर भाग गए हैं, सर्दी बहाना है ये। हाँ जी, आपके सिवाय कारकुनों के, जिनके खुद मुझे खोकर बरादरान के ही बंदे ने बताया कि जनाब वो सबसे ज्यादा लोग हम लेकर गए थे, और वो जो फिर दिहाड़ी पर जिस तरह से लेकर जाते हैं लाहौर जलसों में, गुजरावाल जलसे में, पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे करते रहे और उसके बाद दिहाड़ी भी फिर नहीं मिलती, बाद में वो मिलते ही नहीं उन बेचारों को पैसे, वो भी इसके लिए मारे मारे फिर रहे फिर अगले जलसे में कम आते ही नहीं। तो ये तो हाल होता रहा है। तो इनकलाब और ये सब चीजें क्या, ये ऐसी ढकोसले थे, असल में अपने आप को बचाना था। वो देख लेना आज फजलुर रहमान साहब ने क्या कह दिया, उन्होंने कहा कि जी हमें तो काफ लीग ने कहा था, हमें तो चौधरी बरादरान ने कहा था कि हम इस हुकूमत को गिरा देंगे मार्च में, तो हम इस पे धरना जो है ना हमने लपेट दिया, सर वापस आ गए थे। ये तो हमारा हाल है। वो जिस तरह बच्चा नहीं होता, वो हार जाए जब कहते नहीं, वो देखें जी उसने मुझे कहा था कि वो जो है ना वो अंपायर जो है मेरा साथ देगा, तो विकेट हमें मिलनी थी, वो बाद में अंपायर ही मुकर गया, हम क्या करें। तो वो हिसाब है कि आप तो अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सके, तो अब आप जनाब कभी काफ लीग पर इल्जाम लगा दे, कभी किसी पर लगा दे। और फिर अब आजा साद रफीक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे आप देखने का क्या हाल हो रहा है। जो तहरीक शुरू हुई थी जजेस को कि जी हम तुम पर जिंदगी तंग कर देंगे, ये कर देंगे, हम लोहे के चने हैं, तुम्हारे दांत टूट जाएंगे मिचवाने, उसके बाद फिर जनरल्स तक आई,
अब हाल यह है कि ख्वाजा साद फीक साहब ने ख्वाजा आसिफ के वो बिल्डिंग गिराने पर कहा है कि हम लिस्टें तैयार कर रहे हैं अफसरों की, जिसने ये सारा कुछ कर रहा है तो बाज आ जाओ, यानी जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम तुम्हें देख लेंगे। ये चंद दिन तक खाक रूबों तक आ जाएंगे कि जनाब तुम देख लो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये जो तुम बता रहे हो कर रहे हो, ये अब खत्म हो रहा है। आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी, और वो ये कि चीन से तोहफे में मिलने वाली कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। अब अगले चंद दिनों में मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। पहले कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ने वाले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर जो केयर वर्कर्स हैं उनकी बारी आएगी, और दूसरे मरहले में जो वैक्सीन है पहले 60 और फिर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जाएगी, और अगले 4 से 5 महीने में आबादी के बड़े हिस्से को ये वैक्सीन लगा दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से दर्जा हरारत को बरकरार रखने और वक्त बचाने के लिए सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान को वैक्सीन तैयारों के जरिए फराहम की जाएगी। वैक्सीनेशन के पहले मरहले के लिए पंजाब में 189 और सिंध में 14 मराकज़ कायम किए गए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं बात करूं वहाँ पे 280, बलूचिस्तान में 44 और इस्लामाबाद में 14 वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए जा चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में 25 और गिलगित बल्तिस्तान में 16 मराकज़ के जरिए वैक्सीनेशन की जाएगी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआफ़िर फैसल सुल्तान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, वार्म वेलकम। डॉक्टर साहब, वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, कुछ ममालिक में कोरोना वैक्सीन लगाने से अमवात भी हुई हैं, इसलिए हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये वैक्सीन लगवाएगा। सर, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके? आवाम को वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स से ज़रा आगाह कीजिए, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं कि वैक्सीन अब लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए। चाहिए जी, मेरे ख्याल से उनकी बात शायद लोग प्रॉपर्ली या समझ नहीं पाए, या शायद वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं हुई। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो इसका बचाव का एलिमेंट है उसको अपने सामने रखें, और हमारे माशरे के लिए मजमूई तौर पे, और हमारे लिए इनफरादी तौर पे, और हमारे ख़ानदान और अपने अजीज़ व अकारिब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बीमारी के बचाव में शामिल हों इस वैक्सीन के ज़रिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी भी शख्स को या कोरोना मरीज को अगर ये वैक्सीन लगाई जाएगी कितनी देर तक ये मौसर रहती है, ये भी ज़रा बता दीजिएगा। अच्छा, इस वक्त तो ये ख्याल किया जा रहा है कि इसके जो असर का जो दौरानिया है वो अच्छा खासा है, कम से कम कई महीने तो ज़रूर है, और ये भी मुमकिन है कि इससे भी बहुत ज़्यादा हो। तो ये चूँकि ये इवॉल्विंग साइंस है, इसके बारे में बहुत हद तौर पे इसके ड्यूरेशन और प्रोटेक्शन पे बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम समझते हैं कि कई महीने है, और आपकी जो बीमारी की मौजूदा लहर है इससे बचाव में इसमें वाज़ेह फ़र्क आ सकता है। ठीक है। अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में किन ममालिक की जो वैक्सीन है वो अप्रूव कर दी गई है? जी बिल्कुल ऐसे है कि ये साइनोफार्म वैक्सीन सबसे पहले अप्रूव हुई, एस्ट्राजेनेका साथ ही आगे पीछे हुई, दोनों एक आध दिन का फ़र्क था दोनों में। इसके अलावा एक और जो रूसी वैक्सीन है, आई थिंक वो भी अपने फाइनल मराहिल में है अप्रूवल के। तो इसके अलावा जूं दीगर वैक्सीन जो हैं वो सामने आती जाएंगी, जिनके जो नताइज हैं सामने आते जाएंगे, तो उनको हम अप्रूव करते जाएंगे ताकि उनको हासिल करने में, उनके हुसूल में कोई रुकावट ना हो। बस शर्त यह है कि वैक्सीन सेफ़ हो, उसका डेटा ये बताता हो कि ये सेफ़ है, और वो अफादियत भी रखती है। अरे डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल जो जहन में आता है कि जिस तरह कोरोना वायरस को हम देख रहे हैं कि अपनी शक्ल तब्दील करता है, म्यूटेट करता है, म्यूटेशन होती है इसमें, तो ये जो वैक्सीन बनाई जाती है तो करंट जो उसकी शक्ल होती है उसके मुताबिक बनाई जाती है। अगर आगे जाके म्यूटेट करता है, म्यूटेशन करता है, तो उसके बाद क्या ये वैक्सीन जो है ये उसके नई शक्ल पर, या जो उसकी नए चेंजेस आएंगे, तब्दीली होगी, उस पर भी हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट हो सकती है, उस पर भी एप्लीकेबल हो सकती है, या वहाँ पर ज़ाया हो जाएगी? अभी तक तो जो एदाद शुमार सामने हैं इसकी अफादियत के हवाले से, म्यूटेंट्स के सामने जो स्ट्रेन्स हैं, वेरिएंट्स हैं, उसके अभी प्रोटेक्शन चल रही है। ऐसी कोई चीज़ नहीं कि प्रोटेक्शन जो है वो कम हो गई। थोड़ी बहुत तो तब्दीली लोगों ने देखी, कम से कम एक आध वैक्सीन से, लेकिन अभी हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जितने इस वक्त स्ट्रेन्स हैं उनके खिलाफ जो तमाम मौजूदा वैक्सीन हैं वो अपना असर रखेंगी। क्या फ्यूचर में इसमें कोई चेंज आ सकता है? ये मुमकिन है, लेकिन आमतौर पे जब वैक्सीन बनाई जाती हैं तो जो जरासीम का, ये बड़ी साइंटिफिक तौर पे थोड़ी सी गहराई वाली बात है, लेकिन मेंशन कर देता हूँ कि उसका जो बड़ा कंजर्व्ड पोर्शन होता है, मीनिंग कि वो हिस्सा जरासीम का जो बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं होता, आमतौर पे वैक्सीन उसके खिलाफ डिज़ाइन की जाती है। लेकिन बहरहाल ये एक दौड़ वैक्सीन और वायरस के दरमियान रहती है, और जिस पे नज़र रखने की ज़रूरत है।